हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि मैं अपने हर एक वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यूपीएससी के लिए तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से अपना चैप्टर ज़रूर स्टार्ट करें। और एज़ यू नो, मैं ऑलरेडी सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अभी मैं बस हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करने ही वाली हूँ, वो भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अभी हम एक नया चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगी कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर्स तो सेम हैं, बट चैप्टर्स के नाम में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। जो न्यू एनसीईआरटी में नेम चेंज कर दिए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज़, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। मैं पुरानी बुक से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इसलिए वही नाम आप लोग को मिलेंगे जो पुरानी बुक में है, ठीक है। तो न्यू बुक में थोड़े से चेंजेज हैं, मतलब कुछ पार्ट्स न्यू बुक्स में कट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को पुरानी बुक से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलो, चैप्टर 8 तक हमारा हो गया है और अभी चैप्टर 9 हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूछोगे तो, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। तो चलो, अभी मैंने एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैंने ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कल कर दी थी, बट मैंने अभी अपने फ़ोन में सर्च किया तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने बाय मिस्टेक उसको गलती से डिलीट कर दिया है या आई डोंट नो क्या हुआ है, तो वो मुझे मिल नहीं रहा। तो इसलिए मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है, दोबारा से चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट करना पड़ रहा है। पार्ट 2 मेरे फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन पार्ट 1 नहीं है क्योंकि पार्ट 1 वहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैंने कब डिलीट किया मुझे खुद को भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही ये वीडियो बनाया था और आज मैं इसे अपलोड करने के लिए सर्च कर रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था पार्ट 1, ठीक है। तो चलो, अभी चैप्टर 9 हम स्टार्ट करते हैं और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो जो हमारा चैप्टर 9 है उसका नाम है विटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स। तो उसका नाम है विटल विलेजेज एंड थ्रिविंग टाउन्स, ठीक है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे एक कटिंग दी गई है, ठीक है। जो प्रभाकर नाम का कोई बंदा है, मतलब बंदा क्या, लड़का है छोटा सा, तो प्रभाकर नाम का कोई लड़का है। तो प्रभाकर एट ब्लैक स्मिथ शॉप, तो प्रभाकर जो है वो ब्लैक स्मिथ शॉप पे जाता है, मतलब प्रभाकर जो है वो लोहे की दुकान पर जाता है, ठीक है। तो लोहे की दुकान पे जाने के बाद प्रभाकर क्या देखता है। तो प्रभाकर sat watching the smiths at the local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening, ठीक है। तो प्रभाकर नाम का कोई छोटा सा बच्चा है, लड़का है, मतलब छोटा भी नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, 10-11 साल का लड़का है। तो वो लोहार की दुकान पे जाता है और वो देखता है कि जो प्रभाकर है वो लोहार की दुकान पे जाता है और लोहारों को काम करते हुए देखता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक छोटा सा बेंच होता है, उस छोटे से बेंच पे कुल्हाड़ी और हंसियाँ जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर भट्टी जल रही होती है और औजार
को बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म करके उसको पीट रहे थे, ठीक है। तो प्रभाकर ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये देख के उसको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो आप आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, सॉरी फ्रेंड्स, तो आयरन टूल और एग्रीकल्चर, तो लोहे के औजार और खेती, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ें हैं कि वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, ठीक है। अभी जो आयरन का यूज है, मतलब जो लोहे का यूज है, लोहे के हसिया या लोहे की और भी औजार बनाए जाते हैं, उन चीज़ों का जो यूज़ है हमारे लिए बहुत हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे पास उस टाइम पे भी ईजिली अवेलेबल था। कोई ना कोई टाइम ऐसा आया था, ऐसे बहुत सारे टाइम आए थे जब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। धीरे धीरे चीज़ों का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही आज आयरन का आविष्कार कब हुआ और खेती में इसका यूज़ क्यों, कब कैसे किए जाने लगा, इसकी ही स्टोरी है, ठीक है। तो लोहे का जो प्रयोग है वो आज की एक बहुत आम चीज़ है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, ठीक है। तो क्योंकि अभी जो लोहे की चीज़ें हैं वो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, ठीक है। तो इसी उपमहाद्वीप में, ये जो सब कॉन्टिनेंट है जहाँ हम रहते हैं, तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। तो अभी आप मेसोलिथिक एरा देखोगे, मेसोलिथिक एरा में महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और जो हथियार थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में मिले थे। इसके बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो लगभग आप सोचो 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले लोहे के औजारों का ना बढ़ते उपयोग का प्रूफ मिला है। तो इसमें जंगलों को साफ करने के लिए जो लकड़ी की कुल्हाड़ियाँ होती थी, जुताई के लिए जो हल होते थे, उसके फाल शामिल है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोहे के फाल का इस्तेमाल करने से जो कृषि का जो एग्रीकल्चर था उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि भाई लोगों को नई नई चीज़ें मिली थी। वो लकड़ी के लोहे के फाल बनाने लगे थे, हंसिया बनाने लगी थी जो चीज़ें काटने के काम आती थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि सड़सी जैसी चीज़ें बनने लगी थी। तो इस टाइप की चीज़ें लोहे की बनती थी और ये सब यूज़फुल होते थे। तो लगभग 2300-2500 साल पहले इनका जो यूज़ था वो बढ़ गया था, ठीक है। और इसका जो यूज़ था वो मतलब लगभग 3000 साल पहले लोहे का आविष्कार हुआ था, लेकिन 2500 साल पहले इसका थोड़ा ज़्यादा यूज़ बढ़ गया, ठीक है। तो अभी जो क्या होता है कि अदर स्टेप्स इंक्रीज प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन को जो कृषि प्रोडक्शन था, मतलब जो खेती का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो लिए गए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो था वो था इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक। तो सिंचाई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था और आज भी करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोग को और बोलना चाहूँगी कि आप जब भी चैप्टर पढ़ते हो तो अपने साथ बुक्स लेके ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो क्योंकि आप बुक्स लेके पढ़ते हो ना, तो आपको चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आएंगी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा ज़्यादा, और आप अंडरलाइन भी कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। मैं भी ऐसे नहीं, मैं भी आप लोग को बुक लेके ही समझा रही हूँ। मेरे पास मेरे लैपटॉप में एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी ओपन है, तो मैं वहीं से आप लोगों को चीज़ें समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बुक लेके ही बैठे। और सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा आज जमाई आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस, while new tools and the system of transplantation increased production. Irrigation was also used. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes, ठीक है। तो क्या होता है कि जो समृद्ध गांव थे, वो समृद्ध गांव बिना राजाओं और उनके राज्यों के बिना रहना मुश्किल था,
ठीक है, कोई भी समृद्ध गांव होगा तो उसमें राजा और उसका राज्य तो होगा ही होगा, तो उसके बिना मुश्किल था। ठीक है, तो इस जिस तरीके के कृषि जो होता है, कृषि की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे नए औजार, रोपाई इस टाइप के, सिंचाई इस टाइप के इम्पोर्टेंट स्टेप लिए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से सिंचाई भी एक काफ़ी फेमस स्टेप था। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय इस टाइप की चीज़ें बनने लगी। मतलब कि सिंचाई इस टाइम पे अस्तित्व में आ चुकी थी और सिंचाई होने लगी थी। ठीक है, तो उसके लिए सिंचाई करने के लिए पौधों इसका कृषि का प्रोडक्शन करने के लिए सिंचाई के लिए लोग नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय आदि चीज़ें बनाने लगे थे। ठीक है, तो अब देखो सिंचाई से बहुत सारे परिवर्तन आए थे। तो अब इससे क्या परिवर्तन आए थे, क्या चेंजेज आए थे, इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ें और इसको ज़रूर कंप्लीट करें। ये नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के वो दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस टाइप दिए गए हैं, तो इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब फ्रेज जो पहला है, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों द्वारा बहुत सारा परिश्रम किया गया था। ठीक है, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। तो इससे किसानों को भी लाभ मिला सिंचाई से, क्योंकि जो प्रोडक्शन था, जो कृषि उत्पादन था, उसकी जो अनिश्चितता थी वो कम हो गई, कि मतलब कंफर्म हो गया कि भाई हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो जो अनिश्चितता थी उसकी वो कम हो गई। ठीक है, अब कर उत्पादन के लिए फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। जो किसान थे वो टैक्स को पे करने के लिए भी अपना कृषि का उत्पादन, कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो जो राजा थे, राजा ने भी सिंचाई की योजना बनाई और बहुत सारा पैसा उस पर खर्च किया। तो किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। ठीक है, तो ये आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी। और कुछ यहाँ पे है कि किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। तो दिस इज़ पॉसिबल विथ इरिगेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करें, क्योंकि चैप्टर आपको समझ में आएगा कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व ज़रूर करें, उससे चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो उस टाइम पे जो गांव थे, उन विलेजेस में कौन रहते थे, कौन कौन लोग रहते थे, इसके बारे में है। तो देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो उपमहाद्वीप था, जो सब कॉन्टिनेंट था, इसके साउथ पार्ट और नॉर्थ पार्ट में मोस्टली 3 टाइप के लोग रहते थे, 3 प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, तो इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वेयर नोन एज वेल्लार। तो जो बहुत बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते थे, मतलब जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, बहुत ज़्यादा अमीर होते थे जो, तो उनको हम वो तमिल रीजन में रहते थे और उनको हम वेल्लार बोलते थे। ठीक है, वेल्लार के नाम से जानते थे। ठीक है, वेल्लाला। ठीक है, वेल्लाला बोलते थे। और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन वे आर नोन एज उजावार। ठीक है, तो उजवाड़। तो जो साधारण लोग जो होते थे, साधारण लोग मतलब आप सोचो कि जो मीडियम टाइप के लोग होते थे तो उनको उड़वार बोलते थे। ठीक है, और कुछ भूमिहीन जो, और कुछ ऐसे भी लैंडलेस लेबरर्स होते थे जो लैंडलेस होते थे, मतलब जिनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी, तो उसमें कुछ इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कुछ दास होते थे, गरीब लोग होते थे। ठीक है, तो उनको कैडेसियार या फिर अदिमई कहते थे। ठीक है, लोग अदिमई के नाम से जानते थे। अब क्या होता था कि इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजका, यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली, हेल्ड द पोजिशन फॉर जनरेशंस। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। The Gram Bhojika was often the largest landowner. Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the villages. He also functioned as a judge and sometimes a policeman. ठीक है, तो क्या होता था, आपने पढ़ा कि 3 टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि इन 3 टाइप के लोगों के अलावा देश का जो उत्तरी पार्ट था, ठीक है, उत्तरी पार्ट में गांव का जो प्रधान होता था, गांव के प्रधान तो आज भी होते हैं, तो उस टाइम पे होता था। तो उस टाइम पे जो गांव का प्रधान था ना, वो ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, लोग उसको ग्राम भोजक कहते थे। ठीक है,
तो अक्सर क्या होता था कि एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक इस काम को करते रहते थे, मतलब कि ये काम आनुवंशिक था, हेरिडिटी था। तो कैसे, जैसे कि कोई राजा है, वो राजा का जो बेटा है वो राजकुमार, जो वो बाद में राजा बनता है, उसका बेटा बाद में राजा बनता है। तो वैसे ही ये जो ग्राम भोजक का पद था, उस पे इसी तरीके से ग्राम भोजक का बेटा फिर ग्राम भोजक बना, फिर उसका बेटा ग्राम भोजक बना। तो यही चीज़ें होती थी। तो अब जो ग्राम भोजक के पद पे जो भी लोग होते थे, उनके पास गांव में बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, मतलब वो बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक होता था। मतलब आप सोचोगे वो आमतौर पर सबसे ज़्यादा गाँव का जो अमीर व्यक्ति होता था वही होता था, ठीक है। तो वो खुद तो काम नहीं करता था, क्या होता था कि उनकी ज़मीन पे उनके मजदूर और दास काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था कि इसके अलावा प्रभावशाली बहुत ज़्यादा वो उसकी लोग मानते थे, उसको, उसकी बात मानते थे, बहुत ज़्यादा फेमस होता था गांव में वो, ठीक है। तो राजा जो होते थे वो टैक्स पे करने के लिए भी उनको ही वो काम दे देते थे, क्योंकि राजा को लगता था कि भाई ये गांव में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका प्रभाव लोगों पे बहुत ज़्यादा है, लोग इसकी बात सुनते हैं। तो इसलिए राजा जो है अपना काम टैक्स पे करने वाला भी इनको ही दे देते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग कभी कभी जज का भी काम करते थे और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। उस टाइम पे ऐसे पुलिस और जज का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता था, ठीक है। तो यही लोग जो थे वो पुलिस का भी काम करते थे और जज का भी काम करते थे, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें होती थी। अब देखो इसके अलावा क्या क्या होता था। तो द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ठीक है। तो apart from the Gram Bhojka, there were other independent farmers known as Grihpati, most of whom were smaller landowners, and then there were main women such as the Dasa Kamkara, who did not own land and had to earn a living working on fields owned by others. In most villages, there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter, and weaver, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि जो ग्राम भोजक थे, ठीक है, जो मतलब एक टाइप से सोच लो कि गांव का जो प्रधान होता था। तो ग्राम भोजकों के अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट कृषक भी होते थे, इंडिपेंडेंट ऐसे पर्सन भी होते थे जो कृषि का काम करते थे, ठीक है। तो जिनको, जो दूसरे लोग होते थे उनको गृहपति बोलते थे, ठीक है। तो इसमें से क्या होता था कि इसमें मोस्टली ना जो छोटे छोटे से किसान होते थे वही होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मेल फीमेल होते थे, स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो जिनको कमकर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये लोग जो क्या करते थे कि ये लोग के पास खुद अपना तो कुछ ज़मीन होती नहीं थी, तो ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरों के खेतों पे निर्भर करते थे, मतलब दूसरों की ज़मीनों पे ये लोग काम करते थे, ठीक है। अधिकांश मोस्टली गांव ऐसे भी थे जिसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती थी। अब देखो यहाँ पे एक द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, एक कंपोजिशन है तमिल में, तो उसको हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो वेयर कंपोज अबाउट 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai. The Tamil terms mentioned above are found in the Sangam literature, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जो ये संगम था, ठीक है, तो क्या होता था कि तमिल में बहुत सारी रचनाएं हुई। तो तमिल की बहुत पुरानी रचना है संगम साहित्य, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो संगम साहित्य था, इसकी रचना जो है करीब 2300 साल पहले की गई थी, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। क्योंकि मदुरई के जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें इनका संकलन किया जाता था, ठीक है। तो गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आपको फाइंडिंग अबाउट द सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो जो वहाँ जो कहानियाँ हैं, यात्रा का जो विवरण है, मूर्ति कलाएँ हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। आपने यू मे हैव
heard about Jatkas. There were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is a part of Jatka story which tells us a poor man actually become rich. ठीक है, तो अब आपने क्या हुआ था कि आपने जातकों के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये जातकों की जो कहानियाँ हैं वो आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, और जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध मॉन्क्स थे, उन्होंने इनका संकलन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक नीचे एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक जातक है जो कि बहुत गरीब है। तो वो जो जातक है जो कि बहुत गरीब है वो बाद में धनी बन जाता है। तो वो कैसे धनी बनता है इसकी एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। तो एक निर्धन है, मतलब बहुत गरीब व्यक्ति है, पुअर और क्लेवर मैन है, तो उसकी यहाँ पे स्टोरी दी गई है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को वो स्टोरी सुनाती हूँ कि वो स्टोरी क्या है, इससे आप लोग समझोगे कि वो कैसे अमीर बन जाता है, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रैट। ही स्टार्टेड ऑफ इट बाय सेलिंग इट फॉर ए कॉइन टू ए होटल फॉर देयर कैट, ठीक है। Then one day there was a storm. The king garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at loss as to how to clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep wood and leaves. The gardener agreed at once. ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब आप कहानी सुनो, मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो कहानी क्या है कि एक शहर है, एक शहर में एक बहुत गरीब जो है एक आदमी रहता था, युवक रहता था, ठीक है। तो उसके पास अपना कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था, ठीक है। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो उसने क्या किया कि एक होटल में उस चूहे को बेच दिया बिल्ली के खाने के लिए। तो कोई भी होटल वाला होगा जो जिसने बिल्ली पाल रखी होगी, तो उसको उस बिल्ली के लिए भोजन चाहिए था, तो उसने वो चूहा खरीद लिया, ठीक है। तो पहला काम तो उसने ये किया। अब दूसरा काम इसने क्या किया कि एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई और आंधी आई। तो जो राजा था उस सिटी का, उस शहर का, वो राजा का बगीचा जो टूट गया, और राजा का बगीचा बहुत सारी टूटी हुई टहनियों और पत्तों से भर गया था, ठीक है, लकड़ियों और पत्तों से भर गया था। तो उनका जो माली था राजा का, वो ये देख के बहुत परेशान उठा कि भाई अब मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो युवक था उसने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते जो है, जो वो वेस्टेज है, जो उसके किसी काम के नहीं है उस माली के, वो अगर उसको मिल जाए तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है। तो माली क्या होता है, माली तुरंत मान जाता है। माली को लगता है कि भाई ये घाटे का सौदा तो है नहीं, ये साफ सफाई कर देगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो माली तुरंत मान गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो आदमी जो था वो इतना चालाक था, वो लड़का युवक, तो उसने क्या किया कि पास में खेल रहे कुछ बच्चे थे, उसने उनको कलेक्ट कर लिया और बच्चों को बोला कि यदि आप लोग प्रत्येक लकड़ी या ये जो टहनी है और उसके पत्ते हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर दोगे तो आप लोगों को एक एक मिठाई मिलेगी, ठीक है। अब बच्चे तो लालची होते ही हैं, बच्चों को टॉफ़ी मिल रही थी, मतलब एक टाइप से मिठाई का मतलब वही टॉफ़ी मिल रही थी। तो बच्चों ने एक एक तिनका चुन के ला के उसको गेट के पास से इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तभी क्या होता है कि राजा का जो कुम्हार था वो बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से निकला। तो उसने ईंधन की तलाश में निकला तो उस युवक ने क्या किया कि उसने उस पूरे ढेर को उसको दे दिया। तो उसको ईंधन की ज़रूरत थी तो उसने वो पूरा ढेर खरीद लिया। तो इस तरीके युवक के पास कुछ और पैसे हो गए, ठीक है। अब वो जो युवक था उसने एक योजना बनाई। तो उसने क्या किया कि वो एक बड़े बर्तन में पानी भरकर नगर का जो मेन गेट था वहाँ गया और वहाँ उसने घास काट रहे लोगों को, 500 लोग थे जो घास काट रहे थे, जिसको 500 लोगों को पानी पिलाया। तो इससे वो जो घास काटने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उसने बोला कि अच्छा बताओ, तुमने हमें पानी पिलाया है तो हम तुम्हारे लिए क्या काम कर सकते हैं। तो उसने बोला कि मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एक घोड़ों का व्यापारी था उससे दोस्ती की। तो वो जो घोड़ों का व्यापारी था उसने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी ना 500 घोड़ों के साथ शहर को आ रहा है, ठीक है। तो यह सुन के वो जो युवक था उसने घास काटने वालों के पास गया और बोला कृपया आप लोग क्या करें कि अपने घास में से एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दे और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी घास बिक ना जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो 500 लोग थे तो 500 गट्ठर उसे दे दिए,
ठीक। तो अब जब घोड़े के व्यापारी जब आया, उसको घोड़ों को खाने के लिए घास की ज़रूरत थी, लेकिन जो वो लोग थे वो अपनी घास बेचने को तैयार नहीं थे, ठीक है। तो इस युवक ने क्या किया कि इस युवक की घास को, ये जो युवक था जिसने घास का एक एक गट्ठर लिया था, जिसके पास 500 गट्ठर हो गए थे, इसने 1000 सिक्के में वो घास अपनी बेच दी। तो इससे वो अमीर हो गया, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसने की और लास्ट में वो अमीर हो गया। मतलब वो बुद्धिमान था, उसके पास बुद्धि थी, तो उसने ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है। तो अब आप देखो, एक इस कहानी में जो लोग हैं, उसकी इस स्टोरी में जो भी लोग मेंशन हुए हैं, उसका क्या क्या वो काम करते थे, उसकी आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो अभी आप तय करो ये कि शहर में, गांव में, तथा शहर तथा गांव, दोनों गाँव में, मतलब गांव दोनों में लोग रहते थे, कौन कौन से लोग रहते थे, ठीक है। जो घोड़े का व्यापारी था वो शहर आया, वो क्यों आया होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उम, 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 अब आप देखो, तो वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन some of these early cities. Sculptors carved scenes depicting people's lives in town and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorating railing pillars and gateways of building that were visited by the people, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो प्राचीन नगर हैं, उसके जीवन के बारे में हमें कुछ अदर सोर्सेस से भी पता चलता है, ठीक है। जैसे कि गांव, शहर या जो जंगलों में लोग रहते थे, उनसे, उनके जीवन से जो भी जुड़ी घटनाएं होती थी, उनको उस टाइप के जो मूर्तिकार होते हैं ना, वो कलात्मक ढंग से कोई इमारत होती थी, उसकी रेलिंग होती थी, खंबे होते थे, या जो मेन गेट होता था, उसकी दीवारों पे वो इमेज बना देते थे, मतलब एक कलात्मक ढंग से उसको थे, एक कलाकृति आप जिसको बोल सकते हो। और प्रवेश द्वारों को इससे सजाया जाता था जहाँ बहुत सारे लोग भी आते थे, ठीक है। तो अभी आप एक देखो, एक इमेज दी गई है, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो सांची मध्य प्रदेश में कोई स्तूप है, ठीक है, वहाँ से मिली हुई है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन चैप्टर 12। चैप्टर 12 आप पढ़ोगे तो आपको सांची के बारे में और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो आर दे मेड ऑफ ब्रिक, वुड और स्टोन। तो ये किस चीज़ की बनाई गई है, क्या ये ईंट की बनी है, लकड़ी की बनी है, या फिर इनको पत्थर से बनाया गया है, ठीक है। तो क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है, ठीक है। तो और इन इमारतों की जो छतें हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो, ठीक है। तो अभी आप देखो, एक ड्रिंक वेल फाउंड इन दिल्ली में ये जो एक बहुत बड़ा सा ये एक इमेज मिली है। तो ये क्या है, इस इमेज को, इसको हिंदी में ना वलय को बोलते हैं। तो जैसे हड़प्पा में ड्रेनेज सिस्टम था, आपने पढ़ा था कि चारों तरफ वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, या बीच में पानी रखा जाता था। तो वही चीज़ ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ये कैसे डिफरेंट है आप देख सकते हो, ठीक है। तो many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpadas that you learned about in chapter 6. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. In many cities, archaeologists have found rows of pots and ceramic rings arranged on one on the top of the other. These are known as ring wells. These seem to have been used as toilets in some cases, and drain and garbage dumps these ring wells and usually found in individual houses, ठीक है। तो अभी क्या है कि दो चैप्टर 5 में आपने बहुत सारे शहर के बारे में पढ़ा था, महाजनपद की राजधानियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने इसमें पढ़ा था कि कुछ शहर जो है ना परकोटों से, मतलब साइड की उसकी वॉल्स थी लंबी, उससे घिरे हुए थे, ठीक है। तो आप जैसा ये ऊपर जैसा ये देख रहे हो ना, रिंगवेल देख रहे हो, ऐसे बहुत शहरों में मिले हुए हैं इसके, बहुत शहरों में इसके अवशेष मिले हैं, कई सारे शहरों
में, ठीक है। तो इस टाइप के जो वल्ले कूप थे, मतलब इस टाइप के जो वेल्स थे, रिंग वेल्स थे, ये गुसल खाने मीन्स के बाथरूम, नाली या कूड़ेदान के लिए यूज़ होते थे। प्रायः क्या होता था कि इस टाइप के जो रिंग वेल थे वो लोगों के घरों में भी पाए जाते थे, ठीक है। महल जो होते थे, महल होते थे, बाजार होते थे, आम घरों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि लकड़ी, मिट्टी या कच्ची मिट्टी या छप्पर से बने होने के कारण इनका ये ज़्यादा टाइम तक ना टिक पाए हों। फिर भी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इनकी डिस्कवरी कर सकते हैं, इनकी खोज कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितनी प्यारी एक इमेज दी गई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई गई है, ठीक है। तो अब क्या होता था कि प्राचीन शहरों के बारे में ना हमें वहाँ गए नाविक और यात्री जो होते थे उनके विवरण के द्वारा भी पता चलता है। तो ऐसा ही एक विवरण है जो कि किसी अज्ञात यूनानी नाविक जो था उसका है। तो जिन जिन स्थानों पे वो गया है उसके बारे में उसने लिखा है, ठीक है। तो अभी आप मैप खोलो, अपना मैप, और इसमें ना चैप्टर मैप 7 में चैप्टर पेज नंबर 113 ढूंढो, ठीक है। और उसमें एक चैप्टर के बारे में, एक सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और पार्ट 1 अभी हमें यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम स्टोरी पढ़ेंगे। बेरी गाजा भरूच का एक यूनानी नाम है जिसकी हम कहानी पढ़ेंगे। तो अभी पार्ट 1 हम यहाँ पे कंप्लीट अपना कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सर के ऊपर से घूमने लगती हैं अगर लेक्चर ज़्यादा हो जाए तो आप मैं छोटे छोटे इसलिए ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं लेती, छोटे छोटे ही लेक्चर्स लेती हूँ, आधे घंटे के, 40-45 मिनट के, मैं मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के, इससे ज़्यादा के लेक्चर्स मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर दिया है। आप लोग पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप अपना पढ़ सकते हो। और प्लीज़ आप चैप्टर के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, स्टोरी सेम ही है, सिर्फ चैप्टर के नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो चैप्टर के नाम और हिंदी इंग्लिश में चैप्टर के नंबर भी चेंज हैं, ठीक है। चैप्टर 8 जो है वो 9 है, चैप्टर हिंदी में है, तो इस टाइप से चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ लेट मी नो। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।